हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड सबसे पहले जो हमारा जो मिशन था वापस से याद दिला दूं कि स्किल्स फॉर एवरीवन इट मीन्स कि हम लोग सभी मिलके हमारी जो पूरी टीम है स्किल्स फॉर एवरीवन वो सभी ये चाहते हैं कि स्किल्स हर एक स्टूडेंट के पास पहुँचे। इसी मिशन के साथ हमारा जो डीएसए का सेशन स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हमने डीएसए के फर्स्ट दिन में सीखा था कि डीएसए में क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। डीएसए के सेकेंड दिन में हमने सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स पढ़ा। फिर हमने सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स और डेटा टाइप समझा था। उसके बाद हम ऑपरेटर समझे थे कि कैसे एक्सप्रेशन में ऑपरेटर का रोल हो रहा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इनपुट एंड आउटपुट फंडामेंटल्स। तो आज फाइनली हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लाइक अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो हम लोग सभी एक डिसीजन बना रहे होते हैं डेली के लाइफ में, लाइक कि कहीं जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को अगर कोडिंग के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं डिसीजन स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना होता है। तो समझते हैं कि आज का जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, तो आज का जो हमारा डे 6 का जो एम है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ने का, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। मतलब सिर्फ सी प्लस प्लस लैंग्वेज में नहीं, हर एक लैंग्वेज, जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हो कंप्यूटर में सॉल्व करने को कोई भी प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आपको ये टर्म यूज जरूर आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहाँ पे हर एक कंडीशन, जहाँ पे हर एक लॉजिक, जहाँ पे हर एक मेकिंग डिसीजन हम बना रहे होंगे ताकि जो प्रॉब्लम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो चलिए समझते हैं कि आज का जो पूरा सेशन है वो क्या क्या चीज़ों पर है। तो सबसे पहले अगर हम समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या, तो अगर हम नॉर्मली बात करें अपने रियल लाइफ में कि जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होता है लॉजिक्स की। लाइक अगर हमारे पास वेरियस सिनेरियोज हो, लाइक अगर हमें नॉर्मली बोला गया हो कि इस जगह पे जाना है, या लेट सपोज कि हमें मनाली जाना है, या लेट सपोज हमें वृंदावन जाना है, तो हमारे पास से जो दो तीन चीज़ें चेक कर रहे होते हैं कि कैसे क्या बजट है और कौन से टाइप का ट्रिप है। आइदर ये फैमिली ट्रिप है, आइदर ये सोलो ट्रिप है, तो उस टाइप का एडवेंचर ट्रिप हम सोच के चल रहे होते हैं। तो वहाँ पास हमारे पास वेरियस सिनेरियोज हो रहे होते हैं। लाइक रियल लाइफ में रियल एप्लीकेशंस में कुछ लॉजिक सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स चेक करना पड़ता होता है। लाइक अगर हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में ब्लिंकिट यूज़ बहुत सारे कर रहे होते हैं कि किस टाइप का एलिमेंट चाहिए होता है, किस टाइप का आपको प्रोडक्ट चाहिए हो रहा था। तो जैसे ही आप लिख रहे होते हैं शर्ट, तो जितने भी शर्ट नाम के हमारे पास स्टोर हो रहे होते हैं, ब्लिंकिट स्टोर में हमारे पास जितना भी शर्ट हो रहा था तो वो कहीं ना कहीं कंडीशन चेक कर रहा होता है कि अच्छा ये शर्ट है, तो शर्ट का जितना भी प्रोडक्ट आपके पास हो रहा था वो ब्लिंकिट एप्लीकेशन में आपको शो हो रहा होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे काम कर रहा होता है। तो अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की, तो जितने भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आप देख रहे होते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, वो सभी डिमांड कर रहे होते हैं वैसे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का मतलब होता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट जिसके हेल्प से हम कुछ चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं। डैट मेक इंटेलिजेंट, मतलब प्रोग्राम को हम तेज बना रहे हैं यानी स्मार्ट बना रहे हैं, जिसके हेल्प से वो डिसीजन ले पाए ऑन द डिफरेंट सिनेरियोज और सिचुएशंस और यूजर इनपुट के हिसाब से। मतलब अगर किसी क्लाइंट ने या किसी यूजर ने कुछ इनपुट दिया तो उसके हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से हमारा जो एप्लीकेशन वो जो एक बढ़िया और अच्छा डिसीजन दे सके। अब दूसरी बात करते हैं, मेक श्योर कि प्रोग्राम है जो वेरी कंडीशन मेक श्योर जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हो वो हैंडल कर पा रहे हो डिफरेंट कंडीशन एंड रिस्पॉन्ड डायनेमिक, एंड जो रिस्पॉन्स आ रहा हो एप्लीकेशन के थ्रू वो कहीं ना कहीं यूजर के इनपुट के थ्रू ही, यूजर के इनपुट के अनुसार ही आए, सिमिलर टू ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लाइक अगर हम नॉर्मली बात करें तो अगर हम किसी भी कपड़े की दुकान में जा रहे होते हैं और वहाँ पे जाके हम बोलते हैं कि हमें शर्ट्स दिखाओ, तो हमें एक कंडीशन दिखा दी है कि हमें सारे कपड़े मत दो, हमें सिर्फ शर्ट दिखाओ। तो वो इंसान हमें हमारी बातों को समझ के वो सिर्फ शर्ट दिखा रहा होता है,
क्योंकि वो समझता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कंडीशन मांग रहे हैं। उसी तरह जब हम किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहां पर जाके अगर हम शर्ट लिखते हैं तो सिर्फ शर्ट ही दिखा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एप्लीकेशन है वो ह्यूमन के डिसीजन की तरह ही सोच पा रहा होता है और सोच के हमें रिस्पॉन्ड दे रहा होता है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस हो रहा होता है कहीं ना कहीं उन सभी का रोल कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ होता है। अब हम समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कंडीशनल स्टेटमेंट एक फंडामेंटल्स है जिसके हेल्प से हम फ्लो कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। कंट्रोल द फ्लो, लाइक कंट्रोल द फ्लो का मतलब समझो कि अगर आपका कोई स्टेप्स प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस का, उस स्टेप का हम कंट्रोल अपने पास रख रहे होते हैं कि कौन सा चीज कैसे होगा और कैसे काम करेगा। और उसके बाद हम इनेबल भी कर पा रहे होते हैं कोड के ब्रांच को डिफरेंट पाथ में बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जब भी हमारे पास कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है, लाइक अगर हम नॉर्मली रियल लाइफ में बात कर रहे होते हैं कि क्या सभी इंडियंस वोट दे पाते हैं, नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ एक लिमिट, वहाँ एक क्राइटेरिया है कि जो इंडियंस 18 एज मिनिमम रख रहे होते हैं उन्हीं के पास एक्सेस है वोटर आईडी कार्ड का और वही सिर्फ वोट कर पा रहे होते हैं हमारे कोई भी इलेक्शन के टाइम पे। तो इसी तरह कुछ एक क्राइटेरिया को जब रियल लाइफ में सॉल्व करना होता है तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आ रही होती हैं और इसके हेल्प से हम प्रोग्राम को डायनेमिक बना रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिव एंड हाईली फंक्शनल बना रहे होते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिव और हाईली फंक्शनल का क्या मतलब है? जब भी हम चीज़ों को अच्छे वे में चाह रहे होते हैं, लाइक अगर रिस्पॉन्सिव की बात करें तो मोबाइल में अलग से डिजाइन अलग दिखता है, पीसी में अलग दिख रहा होता है। तो वो जो डिजाइन है, वो जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया है कि इतना आपके पास अगर विड्थ है, इतना आपके पास हाइट है, मिनिमम जो क्राइटेरिया दिया जा रहा है या मैक्सिमम जो कंडीशन दिया जा रहा है, वो सारे कंडीशंस जो काम कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू कर पा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट पूरा है जो कंट्रोल फॉलो हमें दे रहा होता है, जिसके हेल्प से हम मल्टीपल चीज़ें कर पा रहे होते हैं, मल्टीपल डायनेमिक चीज़ें, मल्टीपल फंक्शनैलिटी यूज़ कर पा रहे होते हैं अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, जिसके हेल्प से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि C++ में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट की कि C++ में कितने टाइप के हैं, तो मेजरली ये कुछ टाइप ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है सबसे बेसिक एग्जांपल, इफ स्टेटमेंट। एक एक टॉपिक को हम समझेंगे कि होता क्या है। तो अगर बात करें इफ स्टेटमेंट की, उसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर आता है इफ एल्स इफ लैडर, उसके बाद आता है नेस्टेड इफ, उसके बाद आता है स्विच स्टेटमेंट और लास्ट में आ रहा होता है टर्नरी ऑपरेटर। अगर याद करें टर्नरी ऑपरेटर का, तो आप जो ऑपरेटर वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था जहां पर मिनिमम 3 ऑपरेंड्स के काम हो रहे थे और ये एकमात्र ऐसा ऑपरेटर था जहां पे मिनिमम 3 ऑपरेंड्स का काम हो रहा होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने टर्नरी ऑपरेटर से पिछले वीडियो में क्या समझा था और उसके एक एग्जांपल कमेंट में बताना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग से कि इफ स्टेटमेंट क्या काम कर रहा होता है, जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो रहा होता है और सिंपल आपको एक प्रोग्राम बनाना होता है तो आप यूज कर पा रहे होते हैं इफ स्टेटमेंट के। तो यहां पर समझते हैं कि कैसे इफ स्टेटमेंट काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इफ स्टेटमेंट के बारे में, तो इफ स्टेटमेंट में जब भी कोई भी जो हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं या जब भी कोई भी चीज़ों को हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसका कुछ सिंटेक्स होता है, कुछ रूल होता है जिसके हेल्प से हम वही चीज़ को लिख के काम कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा एक सिंटेक्स स्ट्रक्चर है कि इफ आप लिखूं, उसके बाद ब्रैकेट देके आप अपना एक कंडीशन लिखूं। अब कंडीशन क्या हो सकता है? कंडीशन मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, लाइक आप क्या तरह का कंडीशन दे रहे हो, क्या चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, और उसके अंदर फिर आप जो भी कोड लिखना चाह रहे हो, अगर ये ट्रू होगा कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू का मतलब हुआ कि कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, कंडीशन अगर सही हुआ, तो उसके हिसाब से इसके जो अंदर का जो कोड होगा, जो भी आप लिखे होगे उसके हिसाब से वो प्रिंट या आउटपुट दे रहा होगा। और उसके बाद ये जो ब्रैसेस लगा हुआ है वो बता रहा है कि इसका जो मेन जो काम है इसके अंदर का ही है और इस तरह से आउटपुट दे रहा होता है। तो अगर हम समझे कि इफ स्टेटमेंट सबसे मोस्ट बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट तभी होगा जब आपका पूरा कंडीशन ट्रू हो रहा होगा, मतलब ये ट्रू हुआ तभी ये चला, अगर फॉल्स है
तो ये चीजें काम ही नहीं करेगा, फिर आगे का जो काम बचा होगा वो करके देगा। उसके बाद ये मेक श्योर की ये पैरेंथेसिस में कंडीशन है जो मेक श्योर पैरेंथेसिस के अंदर ही हो। और उसके बाद आ रहा होता है कि अगर कंडीशनल वैल्यू लाइक अगर आपने कंडीशन दिया और वहां पे कंडीशन ट्रू और फॉल्स हुआ, तो ट्रू और फॉल्स कहीं ना कहीं बुलियन वैल्यूज में हो रहा होता है, जहां ट्रू को 1 से इंडिकेट किया जा रहा होता है, फॉल्स को 0 से इंडिकेट किया जाता है। तो अगर ये ट्रू और फॉल्स में आ रहा होता है आउटपुट, अगर ट्रू आया तो उसके अंदर का जो भी है जो एग्जीक्यूशन कोड होगा वह जो एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको रिजल्ट दे रहा होगा। और उसके बाद जब भी आप कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक लिख रहे होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे होते हैं, तो वहां पर आपको ब्रेसेस देना इज अ गुड थिंग। अब एक बात समझाते हैं। अगर आप किसी भी घर के बारे में बात कर रहे होते हैं या घर के अंदर की बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं घर के दरवाजे होते हैं कि नहीं उसकी चीज़ों को समझाने के लिए। लाइक अगर एक रूम में आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं और दरवाजा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ें रखे तो वो गेट आती है, लाइक रूम के बाहर भी आ सकता है, जिससे चीज़ें अनऑथराइज वे में, अनऑर्गेनाइज वे में लग रहा होता है। तो इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें ब्रशेस का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, बेसिक एग्जाम्पल की, तो अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक मैंने जैसे ही बताया था कि आपको वोटर कार्ड के लिए मिनिमम 18 एज चाहिए होता है, तो उसी के रिगार्डिंग एक बनाया था सिंपल प्रोग्राम कि सबसे पहले आपने इंट एज इक्वल टू 20 लिखा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी आप एज नाम का जो वेरिएबल बनाया है और उसको यानी इंटीजर डेटा टाइप देके 20 यानी 20 साल दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एज 20 साल है। और हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सा लिखा इफ यहाँ पे सिंटेक्स लिखा जा रहा है इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए, और उसके अंदर जब पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक कंडीशन दिया कि अगर एज 18 या 18 से बड़ा है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब यहाँ पे दोनों में से एक भी सही काम कर गया, क्योंकि हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर में कि ग्रेटर देन इक्वल टू बता रहा होता है कि या तो कंडीशन से बड़ा हो या तो बराबर। तो 18 से क्या 20 बड़ा है? ऑफकोर्स यस। तो अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर जो भी हो रहा होगा वो हमें आउटपुट दे रहा होगा। तो इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी आउट यू कैन वोट। अब ये सी आउट क्या कर रहा होगा? सी आउट आपको प्रिंट कर रहा होगा आपके स्क्रीन के टर्मिनल पे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन सही है तो यू कैन वोट, ये आपको प्रिंट आ रहा होगा। अगर लेट सपोज कि एज जो हमारे पास 10 होता है, तो एज यहाँ 10 है, 10 क्या 18 से बड़ा है? नहीं है। बराबर है? नहीं है। तो इन दोनों में कंडीशन रॉन्ग हो रहा होता, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता और सारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाता, मतलब वहां पर कुछ चीजें आपको आउटपुट नहीं आता। तो उसी तरह अगर इसका फ्लो समझे तो प्रोग्राम चेक कर रहा है कि एज 18 या 18 से बड़ा है कि नहीं है। उसके बाद जब चेक किया कि एज 20 है और कंडीशनल रिटर्न में 18 है, तो रिजल्ट हो रहा है और रिजल्ट में हमारे पास आ रहा है कि यू कैन वोट, और ये आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से इफ स्टेटमेंट काम कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं इनहैंस डिसीजन मेकिंग। यहां पर हो रहा होता है कि आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है कि अगर सही है तो ये कर और गलत है तो ये कर। अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर मुझे जानना है कि कौन सा नंबर सम है, इवन है या ऑड है, मतलब कौन सा नंबर सम संख्या है और कौन सा नंबर विषम संख्या है, तो इसके लिए अगर हम नॉर्मली लॉजिक सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इवन नंबर किसे कहते हैं, तो इवन नंबर वो नंबर है जिसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें। इवन नंबर वो नंबर है जिस, मान लो x इज अ नंबर और 2 से डिवाइड कर दें, लेकिन जो रिमाइंडर बचे वो बचे 0 के इक्वल टू। तो याद कीजिए मैंने बताया था ऑपरेटर वाले चैप्टर में कि जब भी आपको रिमाइंडर निकालना होता है तो आप डिविजर का नहीं मॉडुलस का यूज कर रहे होते हैं। और ये इसीलिए मैंने उस समय बोला था कि जब भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स को सॉल्व करने होंगे तो वहां पर आपका मॉडुलस का यूज हो रहा होगा। लेट सपोज कि x इज योर नंबर और अगर वो 2 से डिवाइड होके इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया तो वो कहीं ना कहीं आपका है जो इवन नंबर है। और अगर कोई नंबर x के बराबर 2 से डिवाइड करके 0 के इक्वल नहीं आया तो वो आपका ऑड नंबर है। तो यहां पर कहीं ना कहीं दो कंडीशन है कि अगर ये सही है तो ये कर दो और अगर ये सही है तो ये कर दो। तो यही सब चीजों को जो मल्टीपल हमारे पास कंडीशन आ रहे होते हैं तो वहां पर इनहेंस होता है हमारा इफ स्टेटमेंट और अब बन जाता है इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। अगर कंडीशन सही है तो ट्रू वाला काम करेगा और अगर कंडीशन सही नहीं है तो फॉल्स वाला काम कर रहा होगा। तो इसके हिसाब से इस इफ एल्स के हिसाब से हम दो एग्जीक्यूशन पार्ट कर पा रहे होते हैं काम। लाइक यहाँ पर लिखा भी है नॉर्मल में कि
इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड टू डिस्टिंक्ट एग्जीक्यूशन पाथ, मतलब हमारे पास दो पाथ हो रहे होते हैं, दो रास्ते हो रहे होते हैं जिसके हिसाब से हम चल पा रहे होते हैं। एक पाथ तब चल रहा होता है जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रहा होता है, और दूसरा पाथ तब चल रहा होता है जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रहा होता है। तो यह स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्राम को कहीं ना कहीं और रिस्पॉन्स और अच्छा रिस्पॉन्स करने के लिए काम कर रहा होता है, और कुछ सिनेरियोज को कवर करने के लिए भी काम कर रहा होता है। अब नॉर्मली एक एग्जांपल समझते हैं। लाइक अगर हम बात करें, एक नंबर लिए 5 जो हमारे वेरिएबल नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ, क्योंकि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है तो हमें वहां पे इंटीजर के लिए INT सिंटेक्स यूज की। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाए, इफ नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये डबल जो इक्वल टू है वो हमें बता रहा होता है कि क्या ये उसके इक्वल है कि नहीं है। ये इक्वल टू ऑपरेटर है। याद कीजिए हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू ऑपरेटर, वहां पे हमने चीजों को देखा था। अगर आपको भी कुछ भी ऑपरेटर के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा है तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट लिंक को आप फॉलो कीजिए और वहां से सारे बेसिक चीजों को फिर से कवर कीजिए और वापस इस वीडियो में आइए और वहां पे चीजों को समझिए। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पे 5 है और 5 का मॉडुलस 2 है तो इसका वैल्यू कमेंट में कीजिए कि क्या होने वाला है। तो अगर नॉर्मली बात करें कि 5 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 दूनी 4 और यहाँ 1 बचा। तो यहाँ मॉडुलस का काम क्या हो रहा था कि रिमाइंडर आ रहा होता है। तो आउटपुट क्या आया 1। अब बताओ क्या 1 है जो 0 के बराबर है? नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये फिर इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। चलेगा क्या? एल्स का पार्ट। और एल्स में हमें कंडीशन नहीं देना होता है। इफ में हमने कंडीशन दे दिया तो एल्स में कंडीशन हमें नहीं देना होता है। और यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट हो रहा होता है कि ये जो नंबर है वो ऑड नंबर है और आपका आउटपुट आ रहा होता है। तो अगर हम सिंपल से बोल सकते हैं कि अगर 2 से डिवाइड होकर 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर तो वो ऑड नंबर है। और सिंपल वही किया, एक कंडीशन दिया और मल्टीपल चीजें को सिनेरियोस को सॉल्व कर पाया। तो अगर ये बात करें नॉर्मली कि ये एग्जांपल यूज कर रहा है मॉडुलस ऑपरेटर का जो हमें रिमाइंडर निकालने का काम कर रहा है और उसके हेल्प से हम पता कर पा रहे हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर लेट सपोज यहाँ पे नंबर का वैल्यू 5 था, अगर इसको नॉर्मली नम मॉडुलस 2 करे तो उसके बराबर वैल्यू जो हो रहा होगा वो होगा 1। और इसके हेल्प से हम चेक कर पा रहे हैं कि ये जो कंडीशन है 1 वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स कंडीशनल है। और जब फॉल्स है तो हमारा इफ का पार्ट ना चल के एल्स का ब्लॉक चल रहा होगा और हमें प्रिंट कर रहा होगा ऑड नंबर। और अगर हम रियल लाइफ में भी बात करें कि 5 कौन सा नंबर है तो 5 इज एन ऑड नंबर। तो आप खुद सोचो कि जब भी हमें कोई बड़ा सा बड़ा नंबर मिल रहा होगा और आपको चेक करना होगा कि ये इवन है कि ऑड है, तो नॉर्मली ये कोड चलाइए और वहां पे अपना नंबर इनपुट कीजिए और आपको अपना रिजल्ट आ रहा होगा। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है हमारा इफ एल्स अपने रियल लाइफ वर्ल्ड एप्लीकेशन में, और इस तरह से काम चीजें कर रहा होता है। अब हम समझते हैं इफ एल्स इफ लैडर। अब ये क्या होता है? ये ऐसे समझो कि जब आपके पास कंडीशन एक से ज्यादा हो रहा है। लेट सपोज अगर हमारे पास स्कूल में हम सभी अपने स्कूल्स में 10th पढ़े, 8 पढ़े, 5 पढ़े, 4 पढ़े, सब पढ़ के आए, लेकिन वहां पे जब स्कोर बोर्ड का नाम आ रहा होता है तो वहां पे ग्रेड आ रहा होता है। ग्रेड आ रहा होता है मल्टीपल कंडीशन लगा के। लाइक अगर आपके पास 90 या 80 से प्लस का स्कोर है तो आपके पास आ रहा होता है ग्रेड ए। अगर 75 या 80 के बीच में है तो आपको ग्रेड आ रहा होता है बी। अगर आपके पास 50 या 50 से एबव है तो वो आ रहा होता है ग्रेड सी। और अगर ये तीनों में कुछ नहीं है तो आपके पास आ रहा होता है कुछ फेल का ऑप्शन। तो ये जो काम है यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो रहे होते हैं और उस मल्टीपल कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ रहा है इफ एल्स इफ लैडर का प्रोग्राम। और यहाँ पर अगर हम समझे कि जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशनल होते हैं, लाइक अगर हम नॉर्मली बात करें कि ऐसे सिनेरियोस को एड्रेस करना जहां पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करना हो इन अ सीक्वेंस वे में, जब हमारे पास अलग अलग कंडीशन मल्टीपल कंडीशन हो तो वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं इफ एल्स इफ लैडर। ये जो इवेल्युएट कर रहा है कंडीशन वो टॉप टू बॉटम कर रहा है। मतलब सबसे पहले ये टॉप से स्टार्ट कर रहा होगा और बॉटम की तरह जा रहा होगा। जहां पर उसका कंडीशन मैच कर गया उसको रन कर देगा और उसके बाद सारा चीज एग्जीक्यूट कर देगा। लेट सपोज कि अगर ये पूरा ब्लॉक उसको सही लगा और ये कंडीशन उसको सही लगा तो आगे वो देखेगा भी नहीं, उसको एग्जिट कर देगा। अगर लेट सपोज ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ और ये सही हुआ, तो फिर ये जैसे ही यहाँ सही हुआ, यहाँ पर सही होके वो प्रिंट कर रहा होगा और नीचे का सारा कोड वो
खत्म कर दे रहा होगा। ये एफ एल्स का काम है। तो यही चीज लिखा हुआ है कि ये एग्जीक्यूट द कोड विद द फर्स्ट ट्रू कंडीशन। अगर ट्रू कंडीशन इसको मिल गया, इट इनकाउंटर्स, मतलब ये जैसे ही फर्स्ट कंडीशन सही कर रहा होगा तो वहां पर ये चीजें देख रहा होगा कि ये वहां पे एग्जिट कर रहा होगा और अपना कोड पूरा चला रहा होगा। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। अगर नॉर्मली सिंटेक्स की बात करें तो नॉर्मल सा सिंटेक्स है इफ कंडीशन 1, जहां पे आप अपना पहला कंडीशन दे रहे हो, उसके बाद ब्रेसेस जब उसका खत्म हुआ तो एल्स इफ, यहाँ पे वहां पे सिर्फ एल्स लग रहा था इफ एल्स में, यहाँ पे एल्स के साथ आपको इफ लगाना होता है थोड़ा सा स्पेस देने के बाद, और यहाँ पे अपना कंडीशन 2 दीजिए, फिर एल्स इफ लगाइए, फिर कंडीशन अपना 3 दीजिए और एल्स लेके एल्स। अब मान लो कि सारा कंडीशन गलत है, कोई कंडीशन मैच नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर जो सबसे लास्ट जो बचता है एल्स का पार्ट, वहां पे होता है डिफॉल्ट ब्लॉक जो आपका वैल्यू रहता है। मतलब ऐसे समझो, अगर ये सही है तो ये करो, अथवा ये सही करो, अथवा ये सही करो, और अथवा ये सही करो। उसके बाद जब कुछ नहीं सही है तो अथवा ये कर दो। मतलब सारा कंडीशन चेक किया गया और सारा गलत है तो हमारे पास आ रहा होता है एल्स ऑप्शन, और वहां पर जो भी वैल्यू प्रिंट करना होता है वो हम करवा दे रहे होते हैं। लेट सपोज कि अगर हमारे पास 72 मार्क्स है और हमें चेक करना है कि हम किस ग्रेड में आ रहे हैं, तो यहां पर आया ऑप्शन कि हमारे पास मार्क्स है 72 और हमें चेक करना है कि हम कौन से ग्रेड के अवेलेबल है। तो सबसे पहले कंडीशन लगाया कि मार्क्स अगर 90 से एबव है तो हमारे पास ग्रेड ए आना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन सही है? 72 मार्क्स है 90 से बड़ा या बराबर है? नहीं है, तो फिर ये नहीं चल रहा होता है। फिर हमारे पास आया क्या मार्क्स 75 से बड़ा है, तो 75 से बड़ा 72 है? नहीं है, इक्वल है? नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन मैच नहीं किया। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है कि क्या ये मार्क्स 50 से बराबर है, बड़ा है? तो हाँ बड़ा है, तो कंडीशन ये सही हुआ। जैसे ही सही हुआ तो प्रिंट सी आउट करके ग्रेड सी आ रहा होगा, और ग्रेड सी हमारे टर्मिनल पर प्रिंट हो रहा होगा, और जैसे ही प्रिंट हुआ तो ये एग्जीक्यूट खत्म किया और फाइनली आपको प्रिंट दे रहा होगा जो हमारे रिजल्ट में आ रहा होगा, ग्रेड सी इज प्रिंटेड, एंड सारा कंडीशन जो भी मैच हो रहा था उसके हिसाब से आपका आउटपुट आ गया। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। मतलब इफ एल्स इफ लैडर ऐसे यूज कर रहे होते हैं जब भी आपके पास मल्टीपल चीजें कंडीशन हो रहा, मल्टीपल थिंग्स करना होता है सॉल्व, तो वो सभी चीजें काम कर रहे होते हैं। अब आप लोग के पास क्वेश्चन हुआ कि क्या सर इफ स्टेटमेंट का यूज कर करके बार बार इफ लिखते हैं? वो चीजें भी कर सकते थे, बट वो चीजें प्रोफेशनली अच्छा नहीं रहता है। हर एक चीज को करने का एक अच्छा वे होता है। लाइक आप सॉल्व तो हर एक चीज को अलग अलग तरीके से कर सकते हो, पर कुछ चीजें ऐसे डिफाइन किया गया है जिसके हेल्प से ही कुछ होता है, तो वैसे ही यहाँ पे बनाया गया। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की। अब ऐसे समझो कि जब एक कंडीशन सही है और उसके अंदर एक और कंडीशन है, मतलब ऐसे समझो कि अगर हम एक कंडीशन दें कि अगर तुम्हारा एज 18 साल है तब तुम क्लब आ सकते हैं, एक कंडीशन हुआ, मतलब एज अगर ग्रेटर देन है तो क्लब आएगा। फिर वहां एक और कंडीशन अंदर जाने के बाद कि अगर तुम्हारा एज 25 से नीचे है तो तुम है जो क्लब आ तो सकता है बट ड्रिंक नहीं कर सकता है या कुछ एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का कुछ कंडीशन आना होता है। तो एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन जो यूज करना होता है, तो ऐसा ही कुछ होता है। लाइक अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर आपका 15 साल है, 15 साल से आप एवब हो, तो आप है जो फिर 11-12 के एग्जाम दे सकते हो। अब वहां पर एक और कंडीशन है कि 15 साल के बाद अगर आपके पास सब्जेक्ट साइंस है, या लेट सपोज आपके पास साइंस का जो ऑप्शन ले रहे हो, तब आप आगे चल के इंजीनियरिंग में इंटर हो सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक क्या किया गया कि एज क्या हमारा 15 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो फिर अंदर आए, और अंदर आके फिर हमको चेक भी करना पड़ा कि क्या हमारा चूज किया हुआ सब्जेक्ट साइंस है कि नहीं। अगर साइंस है तभी हम इंजीनियर बन पा रहे हैं। तो इस तरह से जो मल्टीपल चीजें काम हो रही है वो कहीं ना कहीं एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो वो यूज कर रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स के हेल्प से। तो नेस्टेड इफ एल्स का अगर नॉर्मली सा एग्जांपल अगर हम समझें, तो अगर हम समझे कि क्या 20 इवन है कि ऑड है, तो इसमें एक चीज तो और कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई यूजर कोई नंबर को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, और उसने दे दिया -10, तो कैसे चेक करेंगे? नहीं चेक कर पाएंगे ना। तो वहां पे हमें मल्टीपल कंडीशन देना होता है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तभी वो चेक करेगा अंदर जाके कि क्या वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो वही चीज को हम वही प्रोग्राम को मैंने बनाया यहाँ पर कि अगर लेट सपोज यूजर ने दिया 20,
तो पहले देखेगा क्या 0 से बड़ा है, अब कॉस 0 से बड़ा 20, तो ये सही है। फिर इसके अंदर आया और इसके अंदर आके बोला क्या ये नम 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 दे रहा है, हाँ दे रहा है। तब ये बोल सकता है कि यस ये इट इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। अगर ये चीजें नहीं हो रहा होता, लेट सपोज 19 होता था, 19 तो 0 से बड़ा है तो अंदर आया, अंदर आके फिर चेक किया कि ये इक्वल है, नहीं आता, क्योंकि उसमें रिमाइंडर हमारे पास 1 होता, 1 0 के बराबर नहीं है, तो फिर एल्स में चल के पॉजिटिव ऑड दे रहा होता। तो वहां पर हमें बता रहा होता कि ये ऑड नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरह से मल्टीपल चीजें आप काम कर पा रहे होते हो। ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं, ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल हैं, इन सभी के हेल्प से हम डीएसए सेशन में जब इंटर कर रहे होंगे तो वहां पर हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को सॉल्व कर रहे होंगे इन छोटे छोटे फंडामेंटल से। इसीलिए बोला जाता है हम सभी को कि अगर आपका फंडामेंटल मास्टर है ना, तो फिर आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर रहे होगे। इसीलिए पूरा जो क्लास है, पूरा जो आने वाले सेशन होंगे कुछ दिन तक, वो हमारे फंडामेंटल्स पे ही घूम रहे होंगे, जहाँ पे आप फंक्शंस भी पढ़ रहे होंगे, आने वाले कल में कुछ चीज़ें लाइक बेसिक चीज़ें देख रहे होंगे, और भी जो फोर लूप देख रहे होंगे, लूपिंग स्टेटमेंट देख रहे होंगे, कुछ चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि पूरा प्लेलिस्ट हमारा फॉलो कीजिएगा और फंडामेंटल्स को स्किप मत कीजिएगा। अक्सर बच्चे वही गलती कर पाते हैं कि फंडामेंटल में लगता है ईजी है तो क्या ही देखें, पर प्लीज़ मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये पूरा सेशन फंडामेंटल्स को मास्टर करने पर है। उसके बाद जब हम डीएसए के सेशन पे जा रहे होंगे तो वहाँ पर यही हम कंसेप्ट को यूज करके वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट। अब ये स्विच स्टेटमेंट बहुत अच्छा काम का चीज़ है। लाइक हमारे पास एक चीज़ आ रही थी इफ एल्स, जहाँ पर हम कंडीशन दे दे के चेक कर रहे थे। स्विच स्टेटमेंट ऐसा है कि जिस लेट सपोज आपको चेक करना है कि आपका कौन सा डे है। लाइक हमारे पास वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर हमने दिया 3, तो क्या 3 में जो हमारा डे है, लाइक कौन सा डे आता है, वेडनेसडे आता है, तो क्या हमारे पास वेडनेसडे प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह का अगर हम सिंगल स्टेटमेंट यूज करके मल्टीपल चीज़ों को चेक करके आउटपुट ला रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से हम कर रहे होते हैं। स्विच स्टेटमेंट एक तरह समझो केस स्टेटमेंट है, जहां पर हम मल्टीपल केस दे रहे होते हैं कि ये केस है तो ये करो, ये केस है तो ये करो, ये केस है तो ये करो। तो ऐसे कुछ काम कर रहा होता था। अगर हम नॉर्मली बात करें कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, तो स्विच स्टेटमेंट ऐसा है कि स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल को टेस्ट करने का तरीका है जहां पे हम मल्टीपल स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे होते हैं। इट ऑफर्स अ मोर एफिशिएंट एंड रीडेबल अल्टरनेटिव टू लॉन्ग इफ एल्स इफ चेन्स फॉर सच सिनेरियो। जहां पर अगर हम यूज कर रहे होते हैं इफ एल्स इफ लेटर, जहां पे हम मल्टीपल कंडीशन दे रहे होते हैं, मल्टीपल चीजें को कर रहे होते हैं, उस चीज को हम और भी अच्छे अल्टरनेटिव एफिशिएंट वे में जो ऑफर करने का काम कर रहा होता है, वो कर रहा होता है स्विच स्टेटमेंट। लेट सपोज डे नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल बनाने के बाद उसको इंट नाम का डेटा टाइप दे दिया। अब ये जो वेरिएबल है वो स्टोर कर रहा होगा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप मतलब इंटीजर वैल्यू। तो अगर लेट सपोज 3 दिया, अब यहां पर देखो क्या हो रहा होता है आपका। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे हो रहा होता है स्विच, और यहां पर आ रहा होता है आपका डेटा टाइप, जो डेटा टाइप या जो वेरिएबल आपको डिक्लेयर किया गया। तो यहां पर किया गया डे, तो डे आया। अब यहां पर क्या हो रहा होता है, अगर लेट सपोज अगर यहां पे इंटीजर की जगह कैरेक्टर हो रहा होता है, तो यहां पर कैरेक्टर स्टोर हो रहा होता है, और यहां पर केस जो 1 है, तो 1 तो यहाँ पे 1 जो है वो ये बता रहा होता है कि ये नंबर है, ये वो वैल्यू है डे का जिसके हिसाब से वो वर्क कर रहा होगा। अगर लेट सपोज कोई कैरेक्टर रहता तो यहाँ पर फिर कैरेक्टर लिखा रहा होता कि ए है, और कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में बंद होता था, इस तरह से काम कर रहा होता ब्रैकेट्स के अंदर। तो अगर बात करें नॉर्मली डे की, तो यहाँ पर डे का वैल्यू इंटीजर में है, तो इंटीजर में हम वैल्यू को दिए। लाइक हमारे पास कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो 7 दिन, या लेट सपोज हमारे पास 7 दिन का है, तो केस 1 में अगर 1 के बराबर, अगर डे का वैल्यू 1 है तो प्रिंट हो रहा होगा मंडे, और उसके बाद लगाया ब्रेक स्टेटमेंट। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट बहुत अच्छा चीज है, काम का चीज है, जो हमारे बड़े बड़े डीएसए प्रॉब्लम में सॉल्व कर पा रहा होता है। बड़े बड़े प्रॉब्लम ब्रेक स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर वो कंडीशन मैच कर गया तो ब्रेक स्टेटमेंट पूरा नीचे के कोड को ब्लॉक कर देगा, और ब्रेक स्टेटमेंट वहां से जंपिंग स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट एक जंपिंग स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से अगर वो कंडीशन सही किया तो वहां पर रोक देता है, तोड़ देता है, और आगे का प्रोसेस को देखता भी नहीं, और वहां से निकल जाता है, वहां से एग्जीक्यूट कर जाता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का कुछ ऐसा काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर केस 1 है तो क्या
डे का वैल्यू 1 है, नहीं है, तो मंडे ये प्रिंट नहीं हो रहा होगा, तो ये स्किप कर जाएगा। फिर केस 2 में यानी 2 डे का वैल्यू 2 है, नहीं है, क्योंकि यहाँ डे का वैल्यू 3 दिया है, तो ट्यूसडे भी प्रिंट नहीं हो रहा होगा। उसी तरह डे क्या 3 है, 3 है, तो प्रिंट दे रहा होगा वेडनेसडे। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से आप मंथ नाम का प्रोग्राम बना के कमेंट में बताना कि कैसे स्विच स्टेटमेंट से मंथ का प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे यहाँ वीक का प्रोग्राम बनाया ना, वैसे ही। और लेट सपोज कि अगर वहां पे ये भी होना चाहिए सो कि अगर मान लो सारा कंडीशन गलत है, तो लास्ट में हमारे पास लिखना होता है डिफॉल्ट बता रहा होता है कि अगर सब चीज गलत है तो इट मीन्स कि वो कुछ एरर है या कुछ गलत है। तो वहां पर हमने लिखा सी आउट इनवैलिड डे। लेट सपोज कोई डे का वैल्यू दे दिया 8, क्या वीक में 8 दिन होते? नहीं होते। तो 8 अगर दे दिया तो वो बता ही नहीं पाएगा कि हमारा कौन सा डे है। तो वहां पर हम लिख देते हैं इनवैलिड डे, आप गलत डे का नंबर दियो। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा था। उसी तरह अगर हम मंथ की बात करें, अगर कोई लिखा दिया 13 मंथ का वैल्यू, तो 13 में कोई मंथ हमारे पास प्रिंट होगा, क्योंकि 12 तो मंथ ही होते हैं। तो वहां पर हमें होना चाहिए इनवैलिड मंथ डेट। तो ऐसे कुछ हमें काम करना होता है, और ऐसा प्रोग्राम आपको बना के कमेंट में बताना है। अब हम बात करते हैं सबसे शॉर्टकट डिसीजन मेकर की। लाइक हमने पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर, जहां पे हम एक कंडीशन दे रहे होते हैं और कंडीशनल देने के बाद एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दे रहे होते हैं। तो वापस वही चीज है। नॉर्मली अगर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप, स्ट्रिंग मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये स्टोर कर रहा होगा। और यहाँ पर हमने दिया कंडीशनल नम इज मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। याद कीजिए इफ स्टेटमेंट में यूज कर रहे थे हम इवन एंड ऑड का इफ एल्स वाले स्टेटमेंट में, तो वहां पर भी हम ऐसे ही कंडीशन दे रहे थे, बट वहां पे इफ लगा रहे थे, यहाँ पर नॉर्मली टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। ये जो क्वेश्चन मार्क्स और सेमीकोलन है, ये हमारा हिंट होता है कि ये एक टर्नरी ऑपरेटर है। तो अगर नॉर्मली बात करें टर्नरी ऑपरेटर को, तो टर्नरी ऑपरेटर पहचाना ही जाता है क्वेश्चन मार्क्स और सेमीकोलन के हेल्प से। इट ऑफर्स अ कॉम्पैक्ट वे, ये एक कॉम्पैक्ट वे का ऑफर कर रहा था जिसमें हम सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट रन कर पा रहे होते हैं। बिकॉज इट इज कॉल्ड टर्नरी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। ये टर्नरी इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके पास 3 मेजर पार्ट हो रहे होते हैं। एक हो रहा होता है कंडीशन, एक हो रहा होता है एक्सप्रेशन, और एक और हो रहा होता है एक्सप्रेशन। तो टोटल ये होते हैं 3 पार्ट। इसके हेल्प से अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन काम कर रहा होता है, और अगर कंडीशन गलत है तो सेकंड एक्सप्रेशन काम कर रहा होता है। तो लेट सपोज यहाँ पर वैल्यू 10 है, 10 क्या 2 के डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहा होता है, यस। तो यस है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो काम कर रहा होता है वो काम हो रहा होता है इवन, और प्रिंट होके रिजल्ट में क्या स्टोर हुआ, इवन, और रिजल्ट में प्रिंट होके हमें प्रिंट हो रहा होता है इवन। तो कुछ इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर काम कर रहा होता है। अगर हम बात करें कि अगर हम नॉर्मल समरी वे में समझे कि क्या है, तो सिंपल अगर इफ स्टेटमेंट की बात करें तो ये एक सिंगल कंडीशनल चेकर है। मतलब एक कंडीशन को चेक करने के लिए इसका यूज कर रहे होते हैं। इफ एल्स अगर बात करें तो इफ एल्स हमारे पास बाइनरी डिसीजन मेकिंग है। जब भी हमारे पास 2 ऑप्शन है कि कौन सा चूज करना है, तो बाइनरी के लिए, यानी बाइनरी मतलब 2 के लिए, वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं। तीसरा अगर बात करें इफ एल्सिफ लेटर की, तो जब भी हमारे पास मल्टीपल सिक्वेंशियल कंडीशन हो रहा होता है तो वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं इफ एल्स एल्सिफ लेटर का। अगर हम बात करें नेस्टेड इफ एल्स की, जब भी हमारे पास एक के अंदर एक और कंडीशन, उसके अंदर एक और कंडीशन, उसके अंदर एक और कंडीशन, अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन रहता है। लाइक अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो क्या होता है कि अगर हम लेट सपोज हमने लिखा पिज्जा डोमिनोज में जाके, और वहां पे जाके पिज्जा का सारा ऑप्शन आया, तो पहला कंडीशन क्या था कि आपने जो चूज किया फूड आइटम वो था पिज्जा, तो पिज्जा का दिखाया। अब वहां पर और ऑप्शन आ रहे होते हैं कि क्या आपको किस रेंज में चाहिए, तो वहां रेंज आप जैसे ही क्लिक करते हैं कि 100 या 100 से एबव चाहिए या 500 से एबव, तो उसके अनुसार से आपको जो मेन्यू दिखा रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक के अंदर एक और कंडीशन यूज कर रहा है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। तो उसी तरह नेस्टेड इफ भी हमारा काम कर रहा होता है इस तरह से। उसके बाद आ रहा होता है टर्नरी ऑपरेटर और स्विच ऑपरेटर। स्विच ऑपरेटर होता है कि जब भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हो और वहां पर हमें टेस्ट करना हो तो हम स्विच का यूज कर रहे होते हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर है जो जब भी हमें कंडीशनल एक्सप्रेशन को कॉम्पैक्ट वे में जो बनाना होता है तो हम यूज कर रहे होते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। तो ये सारे ऐसे
ऑपरेटर और ये पूरे जो स्टेटमेंट थे कंडीशनल स्टेटमेंट इसके हेल्प से हम पूरा जो एप्लीकेशन का कंट्रोल होता है, उस कंट्रोल फ्लो होता है, फ्लो ऑफ द कंट्रोल, वो सारा हम हैंडल कर पा रहे होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। हम रियल लाइफ में भी बहुत सारे डिसीजंस बना रहे होते हैं डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट कंडीशन के हेल्प से। तो उन सभी को जब रियल लाइफ वर्ल्ड एप्लीकेशन में सॉल्व करना होता है तो हम इस तरह का स्टेटमेंट को यूज कर पा रहे होते हैं। और उसके बाद आपके लिए कुछ प्रैक्टिस चैलेंजेस हमने लाया। सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर साइन का चेकर। अब ये क्या है, नंबर साइन चेकर का मतलब है कि अगर वो 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो 0 से नंबर छोटा है तो क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपको चेक करके हमें बताना है और ये कमेंट करना है। दूसरा आपको बनाना है कैलकुलेटर विद स्विच। ट्राई करना, लाइक अगर हम कैरेक्टर दे दिए प्लस तो वहां पर नॉर्मली क्या होना चाहिए, प्लस का ऑपरेशन। अगर कैरेक्टर दे दिया कोई माइनस, या लेट सपोज किसी ने दिया 1, तो 1 इंडिकेट कर रहा है कि वो उसे जोड़ना और जोड़कर हमें वैल्यू दे रहा होगा। उसी तरह फाइंड द लार्जेस्ट, इफ कंडीशन का यूज करके हमें बताना है कि अगर हम आपके पास 2 वैल्यू है तो कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा। और फिर एक लीप ईयर, ये जो एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसमें हिंट दिया हुआ है कि अगर कोई ईयर है जो 4 से डिविजिबल हो रहा है तो लीप ईयर है कि नहीं है। और उसके अंदर भी कुछ और कंडीशन है, लाइक 100 से अगर नहीं हो रहा है और 400 से भी नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है। ऐसा कुछ करके आपको लीप ईयर का एक प्रोग्राम बनाना है। अगर नहीं ये बना तो कमेंट बताना कि लीप ईयर का प्रोग्राम बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम पूरा इन चारों को डिस्कस कर रहे होंगे, चारों को सॉल्व कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए आपका एक प्रैक्टिस चैलेंज है। लेट्स देखते हैं कि कितना कमेंट आता है और कितने आप है जो एग्रेसिव वे और इंटरेक्टिव वे में कोड को लिख पा रहे होते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो वापस से देखना, और अगर कोई भी टॉपिक पे अगर आप फंस रहे हो तो कमेंट में बताना कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में वो पूरा चीज़ों को फिर से समझा जाए, और ये चारों जो चैलेंजेस है उसको सॉल्व जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड लाइफ।